हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ओमनीसेंट। और इस वीडियो में आप देखने वाले हैं टॉप करेंट्स अफेयर। दोस्तों, इसे शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जो है ऑन रखें ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप ही को मिले। और दोस्तों, लाइक करना नहीं भूलना है। अगर वीडियो पसंद आता है तो अधिक से अधिक लोगों के पास जो है इसे शेयर जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू किन देशों की 6 दिवसीय यात्रा पर है। दोस्तों, ये 6 दिवसीय यात्रा जो है 6 मई से लेकर 12 मई के बीच में है। और ये देश हैं ग्वाटेमाला, ठीक है, पनामा और पेरू। तो इन 3 देशों के जो है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से जो है वेंकैया नायडू जो है मुलाकात करेंगे और बहुत सारे जो विषयों पर जो चर्चा होगी। तो दोस्तों, एम वेंकैया नायडू का ये पहला विदेश यात्रा है। जब से उन्होंने जो है उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण किया है तब से वे पहली बार जो है विदेश यात्रा पर गए हैं। ठीक है, तो अब आइए प्रश्न नंबर 2 पे चलते हैं। तो देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के अनुसार पिछले 5 साल में कितने बैंक घोटाले हुए। तो ये बैंक घोटाले हुए हैं 23,886 पिछले 5 सालों में, यानी कि वर्ष 2013 से वर्ष 2018 के बीच में जो है 23,866 बैंक घोटाले हुए हैं। जो कि आप जानते भी हैं, पंजाब नेशनल बैंक का हो मामला या हो आईसीआईसीआई का या और भी कई बैंकों का। तो ठीक है, 1 लाख करोड़ रुपया का जो है धनराशि का जो है घोटाला हुआ है। अब ये जो है इसका खुलासा एक आरटीआई के जवाब में आरबीआई ने दिया है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो देखिए, प्रश्न नंबर 3 है, एफडीआई कॉन्फिडेंस इंडेक्स 2018 में भारत का कितना स्थान है। तो 11वां स्थान है। जबकि दोस्तों 2017 में भारत का 8वां स्थान था। तो 3 स्थान जो है ये फिसल गया है। ठीक है, और ये था। अब देखिए, फर्स्ट नंबर जो एफडीआई कॉन्फिडेंस इंडेक्स है उसमें पहला जो स्थान है वो है यूएसए का। अब जो पड़ोसी देश चाइना है वो भी एक स्थान जो है गिरा है, लेकिन फिर भी वो 5वें स्थान पर है। तो ये टॉप 10 कंट्री से बाहर हो गया भारत। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 4 है कि भारत की पहली महिला ट्रेन कितने साल पूरे किए हैं, यानी कि तो देखिए ये 26 साल पूरे हुए हैं। और ये जो पश्चिमी रेलवे द्वारा जो है चर्च गेट से लेकर बोरीवली तक, जो कि मुंबई में है, तक चलाया गया था 1992 में। ठीक है, 4 मई 1992 को चलाया गया था। और एक्चुअली 5 मई 1992 को चलाया गया था और 4 मई 2018 को जो है 26 साल इसने पूरा किया अपने सफ़र का। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। अब भाई नेक्स्ट प्रश्न है कि नासा ने मंगल ग्रह पर कौन सा यान भेजा है। तो देखिए, इस यान का नाम है इनसाइट मार्स रोवर लैंडर। तो 5 मई 2018 के सुबह में 4-5 बजे के बीच में जो है इसे भेजा गया। दक्षिणी कैलिफोर्निया से जो इसे भेजा गया। और दोस्तों, ये इनसाइट मार्स लैंडर जो है वो पता करेगा कि जो मंगल ग्रह है उसका जो है घूमने का गति और उसके जो है एरिया यानी चौड़ाई कितना है, मंगल ग्रह कितना क्षेत्र में फैला हुआ है। इसके अलावा सबसे अधिक गहराई तक जो है इसके जो है खोद कर मिट्टी ये निकालेगा इनसाइट मार्स लैंडर। और उसके बाद पता करेगा कि जो टेम्परेचर है मतलब मंगल ग्रह के अंदर कितना टेम्परेचर है। तो इन सब बातों को देखेगा ये। तो नेक्स्ट है दोस्तों कि मानव संसाधन मंत्रालय ने किस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पेशेवर विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया है। तो दोस्तों, ये स्वयं पोर्टल है। आइए देखिए, स्वयं पोर्टल जो एक लर्निंग पोर्टल है, यानी आप इस स्वयं पोर्टल पे जाकर जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है बहुत सारे कोर्सेज कर सकते हैं। ये 9th क्लास से लेकर पीजी जो है पीजी तक के लिए जो है प्रोवाइड कराया गया। ज़्यादातर जो है इंजीनियरिंग सेक्टर से जुड़े हुए जो है कुछ कोर्सेज हैं। तो बहुत सारे कोर्सेज हैं, आप खुद जाकर देख सकते हैं। ये नेक्स्ट तो देखिए, नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 7 है कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने गंगा कायाकल्प कार्य को पूरा करने के लिए किसे जोड़ा है। तो देखिए, भारतीय सर्वेक्षण विभाग को जोड़ा है, जिसके कारण जो है मतलब ये चाहती है राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन में इसको जोड़ने का मतलब यही है कि जो भौगोलिक सर्वे जो हुआ है इसके द्वारा उसका जो है फ़ायदा उठाए और जो गंगा की जो साफ़ सफाई उससे जुड़े हुए जो है कार्य को ये पूरा करे। ठीक है, तो दोस्तों प्रश्न नंबर 8 है कि नीति
आयोग ने किसके साथ जो है फसल उपज पूर्वानुमान के लिए एक समझौता किया है? तो देखिए ये IBM है, IBM के जो है साथ हुआ है। तो देखिए जो नीति आयोग के जो CEO हैं अमिताभ कांत और IBM के MD जो करण बाजवा के साथ जो है ये IBM का जो है IBM के साथ जो एक समझौता हुआ, जिसके माध्यम से जो है किसानों को सही समय पे जो है फसल उपज के पूर्वानुमान से संबंधित जो है सजेशन दिया जाएगा। तो प्रश्न नंबर 9 है कि प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का विस्तार कब तक के लिए किया गया है? तो दोस्तों ये 31 मार्च 2020 तक के लिए कर दिया गया है, जबकि ये समाप्त होने वाला 3 मई 2018 को ही समाप्त होने वाला था और पिछले साल 2017 में जो इसे शुरू किया गया था। ठीक है, 4 मई 2017 को शुरू किया गया था और 3 मई 2018 को समाप्त होने वाला था, जिसको जो बढ़ाकर 31 मार्च 2020 तक कर दिया गया। इसमें यह है जो कि प्रधानमंत्री वय वंदना योजना जो है एक पेंशन योजना है जो कि 60 वर्ष या उससे अधिक के लोगों के लिए है। ठीक है, इसमें जो पेंशन राशि को भी बढ़ा दिया गया है, पहले 7.5 लाख था, जिसको 15 लाख कर दिया गया है। यानी कि आप कोई भी जो जमा करता है 1.5 लाख रुपया से लेकर 15 लाख रुपये तक जमा करेगा तो उसको 1,000 से लेकर 10,000 तक की पेंशन राशि मिलेगी 10 साल की गारंटी के बाद। और कई से मंथली, क्वार्टरली, हाफ क्वार्टरली और हाफ ईयरली और ईयरली भी इस पेंशन को ले सकते हैं और LIC के माध्यम से ही सिर्फ इसे खरीदा जा सकता है। ठीक है, तो अब आइए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 10 है कि विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत में किस कारण से माँ का दूध भी जो है शुद्ध नहीं रहा? तो दोस्तों यह मृदा प्रदूषण है। ठीक है, जिसके कारण से जो है विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन ने इस तरह का जो है अपनी रिपोर्ट में कहा है। और भारत ही नहीं, भारत के कुछ हिस्सों में, ठीक है, इसके अलावा जो है यूरोप और अफ्रीका के भी कुछ देशों में जो है इस तरह के जो है उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि मृदा प्रदूषण के कारण जो है माँ का दूध भी शुद्ध नहीं रहा है। देखिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट है 11 है कि पेंशन भोगियों के लिए जो है व्यू पेंशन सेवा, ठीक है, व्यू पेंशन पासबुक सेवा किस ऐप के जरिए जो है मिलेगा? ठीक है, तो ये दोस्तों ये देखिए व्यू पेंशन पासबुक सेवा है कि अगर आप EPFO में या, ठीक है, आपका जो पैसा जमा है तो आप एकमात्र जो अपना जो, ठीक है, नंबर है और मोबाइल नंबर देकर जो है OTP के माध्यम से जो है उमंग ऐप पर अपना जो है अपना पासबुक से संबंधित काम कर सकते हैं, यानी कि अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं। ठीक है, कितना बैलेंस है आपका EPFO में। तो यही सब कुछ है दोस्तों। और है दोस्तों उमंग ऐप इसके अलावा ही बहुत सारे जो है लाभ दे रही है। तो लगता है 10 से अधिक जो है इस पर जो है भारत सरकार की योजना जो है काम करती है। ठीक है, उमंग ऐप पे। तो उमंग ऐप को आप सभी लोगों को जो है अपने मोबाइल में रख लेना चाहिए, ताकि किसी तरह की जो अगर जानकारी हो या अप्लाई करने से रिलेटेड हो, स्टूडेंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे बीमारी का हो, रजिस्ट्रेशन करने का हो या और भी पासपोर्ट बनवाने का हो, तो सभी काम इस पे किया जा सकता है उमंग ऐप पर। दोस्तों अब आइए नेक्स्ट चलते हैं। तो 12 नंबर में देखिए इंग्लिश काउंटी क्रिकेट खेलने वाले चौथे भारतीय क्रिकेटर कौन है? ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि भारत का चौथा खिलाड़ी विराट कोहली हो गया है। तो विराट कोहली जो है ये इनके पहले जो चेतेश्वर पुजारा हैं, ईशांत शर्मा और वरुण आरोन ने भी जो है खेल रहे हैं। ठीक है, इंग्लिश काउंटी क्रिकेट ये इंग्लैंड का एक्चुअली के एक तरह सा क्रिकेट है, मतलब कप है। ठीक है, इसके माध्यम से जो है इनको जो है अपना जो है कमाई करना होता है, इसलिए शायद ये लोग गए हैं। ठीक है, हालांकि विराट कोहली जो इंडियन क्रिकेट टीम के जो है कैप्टन भी हैं, लेकिन खैर ये बाहर खेल रहे हैं, तो खिलाड़ी ऐसा करते भी हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 13 है विश्व बैंक के रिपोर्ट के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत लोगों के पास जो है बिजली पहुंची है? दोस्तों ये आंकड़ा जो है 85% के पास है,
विश्व बैंक का यह रिपोर्ट है, ठीक है, और ये बहुत लेटेस्ट रिपोर्ट है, ठीक है। अब इसके अलावा विश्व बैंक का कहना है कि वर्ष 2010, ठीक है, वर्ष 2010 यानी कि नरेंद्र मोदी का सरकार 2014 में बना है, उससे पहले का यानी 2010 से लेकर 2016 के बीच जो है हर एक साल 30 लाख लोगों को जो है बिजली मुहैया कराई गई है भारत में। और ये बहुत आश्चर्यजनक रिपोर्ट है विश्व बैंक का, और विश्व बैंक भी इस बात को लेकर आश्चर्य करता है कि 30 लाख लोगों को जो है बिजली अवेलेबल कराई गई है, ठीक है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है कहा है अभी हाल ही में इसके मतलब विश्व बैंक की रिपोर्ट के आने से पहले ही कहा था कि 100% जो है बिजली की जो है लक्ष्य था उसको पूरा कर लिया गया है। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 14 है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, ठीक है, ये यूपी में है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में किसका पोर्ट्रेट यानी फोटो हटाने के को लेकर जो विवाद है। तो देखिए मोहम्मद अली जिन्ना है, और मोहम्मद अली जिन्ना को लेकर विवाद हटा, मात्र एक छोटा सा फोटो है और शायद गैलरी कहीं जो है दीवार पे टंगा है। महात्मा गांधी भी हैं और जवाहरलाल नेहरू वगैरह भी हैं। तो देखिए जो विद्यार्थी वहाँ के जो स्टूडेंट संघ है उनका कहना है कि भाई ये जो है आज़ादी से पहले का है और पाकिस्तान की डिमांड से पहले का जो है ये तस्वीर है, और ये लाइफ टाइम मेंबरशिप जो है इनको मिला हुआ है महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू के साथ इनको भी मिला हुआ है, इसलिए फ़ोटो मात्र एक जो इतिहास में इनका भी योगदान है, इसीलिए जो है इनका फ़ोटो है और कोई मतलब नहीं है। हालांकि दोस्तों जो है बीजेपी शासित क्षेत्र राज्य है, ठीक है, यूपी, और ये फ़ोटो हटाना कितना जायज़ है या नाजायज़ है तो ये दोस्तों ये राजनीतिक मामला है, राजनीतिक कारणों से इस तरह का जो है उठाया जा रहा है। खैर मोहम्मद अली जिन्ना का जो है भारत में जो वही योगदान है जो कि जब तक कि वो भारत में थे, उनके बाद दोस्तों इस तरह का कोई उनका योगदान नहीं है, ठीक है, 1947 के बाद, ठीक है, उनके कोई योगदान नहीं इनका है। अब आइए प्रश्न नंबर 15 में देखते हैं। तो देखिए 2018 में किस क्षेत्र के नोबेल का पुरस्कार नहीं दिया जाएगा, बहुत बड़ी बात है दोस्तों। तो देखिए ये साहित्य का नोबेल है, तो साहित्य का नोबेल जो दिया जाता है उसको जो है इस बार 2018 में नहीं दिया जाएगा। इसका क्या कारण है तो जान लीजिए। तो दोस्तों जो देने वाली संस्था है उसके जो मेंबर है उनके पर आरोप लगा हुआ है कि यौन उत्पीड़न से संबंधित जो आरोप लगा है, इसके वजह से जो है एक 7 दिन तक जो है जो कमेटी है उस कमेटी की बैठक हुई थी, उसके बाद उन्होंने निर्णय लिया कि 2018 का जो है साहित्य का नोबेल नहीं दिया जाएगा। कारण ये बताया उन्होंने कि अगर आरोप तो लगा हुआ वित्तीय गड़बड़ी का भी आरोप लगाया होगा, ऐसे में अगर जो है साहित्य का जो नोबेल का पुरस्कार की घोषणा किया जाएगा तो निश्चित रूप से जो है इसके साख पर जो है गहरा जो एक तरह से प्रहार होगा, और इसको देने के पीछे जो है कहीं ना कहीं जो है भेदभाव की नीति का पता चलेगा। इसलिए जो है इसकी साख को बचाने के लिए इस तरह का कदम उठाया गया है। अब देखिए प्रश्न नंबर 16 में है कि भारत की किस नदी में पाए जाने वाले डॉल्फिन की संगठित जनगणना शुरू किया है। तो भारत ने किया है इस तरह काम। एक्चुअली भारत में पंजाब राज्य ने जो इस तरह कदम उठाया है और उन्होंने बताया कि सिंधु नदी में जो डॉल्फिन पाई जाती है उसको गिनने के लिए उसकी जनगणना की जानी है। दोस्तों इस संगठित जनगणना के लिए जो है पंजाब सरकार ने WWF के साथ जो है मिलकर सिंधु नदी में पाए जाने वाली डॉल्फिन की जनगणना आरंभ की है, ठीक है। यह जो है डॉल्फिन जो है भारत और पाकिस्तान के बीच 185 किलोमीटर के क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है, और ख़ासकर जो है यह डॉल्फिन जो है तलवाड़ा और हरिके पतन के बीच भारत की ब्यास नदी में पाई जाती है। तो ये सब कुछ खास इंपॉर्टेंट बात है। देखिए दोस्तों ये साहित्य का नोबेल पुरस्कार से संबंधित जो बात था, तो देखिए जिन पे जो आरोप लगा हुआ था यौन उत्पीड़न और वित्तीय अपराधों के घोटाले के आरोप लगने के बाद जो है अकादमिक विजेता चुनने की स्थिति में नहीं है। तो ये दरअसल फ्रेंच फोटोग्राफर जॉ क्लॉड अर्नोल्ड हैं, उन्हीं पर जो है कथित दुराचार का जो है मामला है। इसी को लेकर जो स्वीडिश अकादमी ने जो है इस तरह का कदम उठाया था, ठीक है। तो ये कुछ खास और इम्पोर्टेंट बात था। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न 17 नंबर में चलते हैं। देखिए 16 तो हो गया, 17 देखिए कि नासा ने किस ग्रह या उपग्रह पर एक न्यूक्लियर
रिएक्टर का परीक्षण किया है। तो दोस्तों यह जो है मंगल ग्रह है, यह मंगल ग्रह पर ये इस तरह का जो है न्यूक्लियर रिएक्टर परीक्षण किया गया है। तो दोस्तों न्यूक्लियर रिएक्टर स्थापित करने की जो है इसी को लेकर जो है ये परीक्षण है, और नासा ने 2 मई 2018 को ऐसा काम किया है। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 18 है कि ऑस्ट्रेलिया टीम के नए कोच कौन हैं। तो देखिए ये 22 मई 2018 को जो है कार्यभार संभालेंगे। तो जस्टिन लैंगर हैं ऑस्ट्रेलिया के नए कोच बन गए हैं, लेकिन कार्यभार जो है 22 मई 2018 को संभालने वाले हैं। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। तो 19 नंबर में है कि 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का वितरण राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा जो है कब किया गया। तो 3 मई को किया गया, जिसमें जो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार और संबंधित सभी फिल्मों के जो है कैटेगरी में जो है पुरस्कार बांटे गए हैं। ठीक है, और मॉम के लिए जो श्रीदेवी को भी पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो आइए दोनों को जो है विनोद खन्ना और श्रीदेवी को जो है मरणोपरांत इस तरह का पुरस्कार प्रदान किया गया है। प्रश्न नंबर 20 है कि अभी हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने, ठीक है, CBSE द्वारा मेडिकल प्रवेश परीक्षा जो है यानी कि नीट, ठीक है, NEET नीट के दौरान कड़ा और कृपान, ठीक है, ले जाने की अनुमति दे दी है। तो दोस्तों इसका एग्ज़ाम तो एक्चुअली हो गया है, अभी पिछले संडे को जो इसका संपन्न हुआ है, यानी कि 6 अप्रैल को इसका परीक्षा जो संपन्न हुआ है। और देखिए दिल्ली हाई कोर्ट ने इस तरह का जो क्षमा करें 6 मई को एग्ज़ाम हुआ है नीट का, और मेडिकल प्रवेश परीक्षा का जो है 6 मई को एग्ज़ाम हुआ। और दिल्ली हाई कोर्ट ने जो है निर्देश दिया था, अनुमति दी थी कि भाई जो मुस्लिम, क्षमा करेंगे, जो सिख लोग हैं, सिख समुदाय के लोग जो है कड़ा और कृपान ले जा सकते हैं। ठीक है, तो आइए प्रश्न नंबर 21 पे चलते हैं। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव किसने खारिज किया। तो देखिए ये राज्यसभा में मामला उठा था और कांग्रेस की तरफ से जो है उठाया गया था, जिसमें कि कांग्रेस सहित 8 पार्टी के सांसदों ने जो है सिग्नेचर करके जो है राज्यसभा सभापति को जो है दिया था, और जिसको जो है उपराष्ट्रपति जो है वेंकैया नायडू ने जो है खारिज कर दिया। ठीक है, प्रश्न नंबर 22 है कि स्पर्श योजना पोर्टल की शुरुआत किसने किया है। तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने किया स्पर्श योजना पोर्टल की शुरुआत। तो दोस्तों 1 मई को इसकी शुरुआत की गई है, और ये जो है दमन में शुरू किया गया। ठीक है, स्पर्श योजना के तहत जो है श्रमिकों को किराए पर रहने के लिए जो सस्ते और अच्छे मकान जो है ऑनलाइन उपलब्ध कराए जा सकेंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर देखिए 23 है कि स्वच्छ भारत समर इंटर्नशिप 2018 की शुरुआत 1 मई कब हुआ है। तो एक उत्तर है 1 मई को हुआ है। दोस्तों यह जो है मतलब आने वाली गर्मी की छुट्टी में, समर वेकेशन में जो है विद्यार्थियों के बीच जो है इस तरह का जो चलाया जा रहा है स्वच्छ भारत समर इंटर्नशिप 2018, जिसके माध्यम से जो है युवाओं को जागरूक किया जाएगा सफाई के प्रति, स्वच्छ भारत के प्रति। और 2 तरह से कार्यक्रम, एक तो प्रचार प्रसार होगा एक पार्ट में, आप वो चुन सकते हैं, दूसरे पार्ट में कि आप जो है सफाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए जो क्रेडिट भी दिया जाएगा और इनाम की भी घोषणा की जाएगी, जो कि यूनिवर्सिटी लेवल, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पर होगा। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 24 है कि वित्त मंत्रालय के अनुसार अप्रैल 2018 में कुल सकल GST राजस्व संग्रह कितना करोड़ रुपये रहा। दोस्तों 1.03 लाख करोड़ रुपये का जो है सकल GST राजस्व संग्रह है। एग्जैक्ट अगर जो है देखना होगा अगर अमाउंट, तो देखिए 1,03,458 करोड़ रुपया जो है GST के तहत जो है वसूला गया है। यानी कि 1 जुलाई 2017 को लागू हुए GST के बाद से जो है ये अप्रैल 2018 तक, यानी 10 महीने में इतना जो है वसूला गया है। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 25 है कि एयर पिस्टल में विश्व के नंबर 1 निशानेबाज कौन बने हैं। तो देखिए शाहजार रिजवी हैं, ये एयर पिस्टल में विश्व के नंबर 1 निशानेबाज बन गए हैं। दोस्तों ये भारत के जो निशानेबाज हैं, और देखिए इन्होंने अपनी करियर की शुरुआत 2009 में किया था। अब बहुत सारे इनके नाम है, देखिए साउथ कोरिया में जो है चांगवांग में इन्होंने वर्ल्ड कप शूटिंग में जो है सिल्वर मेडल जीता था, और हाल ही में जो है ISSF वर्ल्ड कप में भी इन्होंने पहला पदक जीता था। राष्ट्रमंडल शूटिंग चैंपियंस में भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है था। ठीक है, तो ये कुछ खास
जो गोल्ड मेडल राष्ट्रमंडल शूटिंग चैंपियंस में जीता था, तो वो 2017 में, ठीक है, 17 में जीता था। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 26 है कि ट्राई ने हवाई सफ़र के दौरान जो है मोबाइल सेवा कनेक्टिविटी को मंजूरी कब दिया है? तो 1 मई 2018 को जो है ट्राई ने दे दिया है, यानी कि अब आने वाले समय में जो है मोबाइल पे वॉइस कॉल भी मिलेगा आपको प्लेन के अंदर, जब आप किसी भी प्लेन में सफ़र करेंगे, और जो है वाईफाई के थ्रू जो है इंटरनेट का भी मज़ा मिलने वाला है। अब देखिए प्रश्न नंबर 27 है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन 2018 का आयोजन कहाँ हुआ? तो देखिए लुम्बिनी में हुआ है, और ये बुद्ध पूर्णिमा के जो अवसर पर इसको जो है मनाया गया था। ठीक है दोस्तों, तो देखिए एक्चुअली बौद्ध पूर्णिमा का समारोह जो है 2562वां समारोह जो है मनाया गया है लुम्बिनी में। तो इतना साल हो गया, यानी 2562 साल जो हो गया बुद्ध के जो है ज्ञान की प्राप्ति से संबंधित ये दिन है। ठीक है, और बुद्ध पूर्णिमा को जो महात्मा बुद्ध से यानी कि जन्म, ज्ञान और जो है मृत्यु तीनों का जो है समावेश है, एक ही दिन होता है। तो ये था। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 28 है कि देश के इतिहास में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड किसने अपने नाम बनाया है? तो देखिए पवन चामलिंग है ये। ठीक है, और ये सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं, लगातार 5 बार ये रहे हैं। ठीक है, और 25 साल का लंबा कार्यकाल इन्होंने पूरा किया। इससे पहले जो है पश्चिम बंगाल के ज्योति बसु का नाम आता था, जिन्होंने जो 23 साल का तक जो है पदभार संभाला था। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न 29 नंबर में है कि देश के किस गांव में बिजली पहुंचने के साथ 100% विद्युतीकरण यानी कि इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है? देखिए ये लिसांग गांव है, और इसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। ठीक है, और उन्होंने कहा यानी कि ये गांव जो है लिसांग गांव मणिपुर में है। ठीक है, और मणिपुर के जो एक सरदार हिल्स है, वहाँ पर ही लिसांग गांव बसा हुआ है। वहाँ की आबादी मात्र यानी कि 19 घर ही हैं। ठीक है, वहाँ पर 19 घर हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब तो दोस्तों 28 अप्रैल 2018 को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा किया था कि जो है हर गांव को जो है रोशन करने का जो लक्ष्य है उसको हासिल कर लिया गया है। प्रश्न आइए नेक्स्ट 30 नंबर पर चलते हैं। तो बियॉन्ड विजुअल रेंज डर्बी मिसाइल का प्रक्षेपण किससे किया गया? तो तेजस से किया गया। ये बहुत बड़ी बात है। तो हवा से हवा में मार करने वाला है, और इसका वजन दोस्तों जो है यानी मिसाइल का 118 किलोग्राम का है, और लंबाई 3.8 मीटर लंबा है। मारक क्षमता 50 किलोमीटर का है। तो प्रक्षेपण जो है तेजस से हुआ है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो अब आइए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। तो ये प्रश्न व्यक्ति से कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस 2018 का थीम क्या है? देखिए थीम है यूनाइटिंग वर्कर्स फॉर सोशल और आर्थिक जो है एडवांसमेंट। ठीक है, तो इकोनॉमिक एडवांसमेंट है। ठीक है, यूनाइटिंग वर्कर्स फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक्स एडवांसमेंट, तो ऐसा यहाँ पर। तो ठीक है, इकोनॉमिक एडवांसमेंट हो गया। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 32 है कि नीति आयोग के अटल नवोन्मेषण मिशन ने अटल न्यू इंडिया चैलेंजेज को कब लॉन्च किया? तो 26 अप्रैल 2018 को लॉन्च किया है ये। दोस्तों इस योजना के तहत जो है 17 क्षेत्रों पर जो है फोकस किया जाएगा, जिसमें 5 मंत्रालयों का जो सहयोग रहेगा। प्रश्न नंबर 33 है कि सर्वोच्च न्यायालय में वकील से सीधे न्यायाधीश बनने वाली भारत की पहली महिला न्यायाधीश का नाम क्या है? तो देखिए इंदु मल्होत्रा हैं। और दोस्तों ये बहुत ही बड़ी बात है कि एक वकील से सीधे हाई कोर्ट नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट की जो है ये न्यायाधीश बनी है। ठीक है, इस तरह से जो है 7वीं न्यायाधीश बन गई है एक तरह से सुप्रीम कोर्ट की। ठीक है, वर्तमान में जो है आर भानुमति और इंदु मल्होत्रा ये 2 ही हैं सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश। तो आइए खैर दोस्तों ये देखिए कि सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश बनी है वो फातिमा बीबी बनी है 1989 में, और ये जो वहाँ अपने पद से उन्होंने मतलब कार्यभार त्यागा है 1992 को। ठीक है, अब देखिए आर भानुमति जो इनके साथ अभी वर्तमान में है, ये 19 जुलाई 2020 तक रहेंगी, और इनकी नियुक्ति तो अभी हुई ही है। तो अब आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं।
तो दोस्तों प्रश्न नंबर 34 है कि विश्व में चौथा सहिष्णुता वाला देश कौन है। तो देखिए भारत है, ठीक है, चौथा सहिष्णुता वाला देश। देखिए पहले नंबर पे कौन सा देश है ये भी जानना जरूरी है। तो कनाडा है, दूसरे स्थान पे जो है चीन है, और तीसरे स्थान पर मलेशिया है। प्रश्न नंबर 35 है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2018 में भारत का स्थान कितना है। तो देखिए 138वां है। 25 अप्रैल 2018 को ये रिपोर्ट जो है जारी किया गया है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा, ठीक है। पिछले साल जो है भारत का स्थान था 136वां। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 36 है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कब जो है उन्नत भारत अभियान के दूसरे संस्करण की शुरुआत किया है। तो 25 अप्रैल 2018 को दूसरा संस्करण की शुरुआत किया गया है। तो दोस्तों उन्नत भारत अभियान के ऐसा अभियान है जिसमें जो है देश के उच्च शिक्षण संस्थानों के छात्र जो है गांव को गोद लेते हैं, ठीक है। तो देश भर के 750 उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा जो है इस तरह काम किया जा रहा है। यानी कि इस अभियान को जो IIT NIT आदि के साथ मिलकर जो है बनाया गया था, ठीक है, और 2014 से ये काम कर रहा है। तो इम्पॉर्टेंट है ये। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 37 है कि 24 अप्रैल 2018 को किस राज्य ने जो है बच्चियों के साथ दुष्कर्म करने वाले को फांसी की सजा देने वाले संशोधन को जो है मंजूरी प्रदान किया है। तो जम्मू कश्मीर राज्य है दोस्तों। और देखिए ये कठुआ मामले हुआ था, जम्मू कश्मीर का जो जिला है कठुआ, वहाँ पर एक बच्ची के साथ इस तरह की घटना हुआ था। इसके बाद जो है जम्मू कश्मीर ने इस तरह का फैसला उठाया। हालांकि इसके पहले भी हरियाणा और महाराष्ट्र ने इस तरह के जो है कानून बना रखे हैं, और देश में जो है इससे जुड़ा हुआ पॉक्सो एक्ट में सुधार भी किया गया है। और यही बात है 12 साल के जो नीचे के बच्चों के साथ अगर कुछ इस तरह का काम होता है तो उनको फांसी दिया जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा मैसेज है वैसे लोगों के लिए। अब देखिए प्रश्न नंबर दोस्तों इसका तौर कि यहाँ जो सज़ा भी दिया जाएगा इसमें तो कम से कम जो 20 साल दिया जाएगा। तो फांसी नहीं तो 20 साल। तो ऐसे कर्म करने वालों को जो फांसी नहीं तो 20 साल की सज़ा निश्चित ही है। तो अब आइए प्रश्न नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 38 है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कब राष्ट्रीय बांस मिशन को लागू किया है। तो देखिए 25 अप्रैल 2018 को राष्ट्रीय बांस मिशन को लागू किया गया है। तो दोस्तों देखिए वर्ष 2018-19 और 19-20 में जो किसी इस अवधि के दौरान जो सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन के अंतर्गत केंद्र प्रायोजित राष्ट्रीय बांस मिशन को स्वीकृति दे दी गई है, ठीक है। यानी कि अभी कुछ हाल ही में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो बांस को जो है राष्ट्रीय वृक्ष मतलब एक्चुअली यानी कि वृक्ष की श्रेणी से हटा दिया, यानी कि ये एक वृक्ष नहीं माना जाएगा, और इसको जो है छोटे मोटे उद्योग के बढ़ोतरी के लिए बहुत अहम माना जा रहा है इस तरह का कदम। तो अब आइए नेक्स्ट प्रश्न में चलते। प्रश्न नंबर 39 है कि एक विरासत अपनाएं परियोजना अपनी धरोहर अपनी पहचान, यही शीर्षक है, के तहत किन विरासत स्थलों को जो है लीज पर दिया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। लाल किला अभी बहुत रिसेंटली में जो ये विवाद का मुद्दा था, आने वाले समय में प्रश्न इस पे पूछा जरूर जाएगा। और कुतुब मीनार, ताजमहल, दिलवाड़ा मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर, आगा खां पैलेस, इसके अलावा भी है सूर्य मंदिर, अजंता गुफाएं, चार मीनार, काजीरंगा नेशनल पार्क। इन सारे जो विरासत यानी कि 22 विरासत स्थल थे जिसको जो है ये लीज पर दे दिया गया है, ठीक है। 9 एजेंसियां इनको जो है मिला है ये 22 विरासत स्थल। तो अब आइए नेक्स्ट प्रश्न में चलते। प्रश्न नंबर 40 है कि अभी हाल ही में जो GI टैग, ठीक है, GI टैग के तहत किस औद्योगिक वस्तु का पंजीकरण किया गया है। तो उत्तर है दोस्तों तेलंगाना की जो है ये वारंगल की दरियां हैं और आदिलाबाद की डोकरा क्राफ्ट है। तो ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इनको जो GI टैग मिल गया है यानी कि भौगोलिक संकेत पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त हो गया है। अब देखिए इसके पहले से जो है कांचीपुरम की सिल्क साड़ी, अल्फांसो आम, नागपुर ऑरेंज, कोल्हापुरी चप्पल आदि को जो है GI टैग प्राप्त हो चुका है, ठीक है। प्रश्न नंबर दोस्तों 41 है कि केंद्र सरकार ने किन पूर्वोत्तर राज्यों में विदेशियों के आवागमन करने की अनुमति प्रदान किया है। तो दोस्तों नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर ऐसे राज्य हैं जहां जो इस तरह के जो है आदेश दिए गए, यानी कि अब तक जो है नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर में जो है
विदेशी लोग नहीं जा सकते थे, अगर जाना भी था तो परमिशन लेना पड़ता था। लेकिन अभी भी जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लोगों को जो है यहाँ जाने के लिए परमिशन नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों जो है इसके साथ साथ जो है चाइना के लोग को भी इस तरह के छूट नहीं दिया गया है। और देखिए अन्य देशों के लिए छूट है, और अगले 5 साल यानी 1 अप्रैल 2018 से अगले 5 वर्षों के लिए जो है विदेशी यहाँ जा सकते हैं बिना कोई परमिशन के। प्रश्न नंबर 42 है कि संघाई सहयोग संगठन के सदस्य राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्षों की जो है 18वीं शिखर सम्मेलन का आयोजन 2018 में किस देश में हुआ है? तो देखिए ये चीन में हुआ है, ठीक है। अब आइए प्रश्न नंबर 43 है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की शुरुआत कब से किया? तो 24 अप्रैल 2018 से किया है। दोस्तों यहाँ से थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, ठीक है, और डिटेल्स कम, क्योंकि समय को भी मैनेज करना है। अगर इससे रिलेटेड वीडियो मैंने बना रखा है, अगर आप इसके डिटेल में जाना चाहते हैं तो प्लीज़ करंट डिबेट्स के नाम से जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर आप इसको सर्च कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो आइए प्रश्न नंबर 44 पे चलते हैं कि तो अमेरिका के नए विदेश मंत्री किसके नाम की जो है सिफारिश डोनाल्ड ट्रंप ने किया है? तो देखिए ये माइक पोम्पियो हैं। इनका इम्पोर्टेंस इसलिए बढ़ गया क्योंकि उत्तर कोरिया के साथ जो बैठक होने वाला है डोनाल्ड ट्रंप का, तो इस लिहाज से जो है इनका इम्पोर्टेंस बढ़ गया और विदेश मंत्री इनको जो है बनाया जाने की जो है लिए सिफारिश किया गया है, ठीक है। अब आइए प्रश्न नंबर नेक्स्ट चलते हैं। तो प्रश्न 45 है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत जो है 11 अप्रैल 2018 तक कितने खाताधारक बन गए? तो देखिए दोस्तों ये है 31.48 करोड़ जो है खाताधारक बन गए हैं, और जो है इसमें इनके तहत जो इन खातों के तहत जो है 81,000 करोड़ रुपये जो से अधिक की राशि जमा की गई है, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है ये। अब प्रश्न नंबर देखिए 46 है कि नासा के मार्स रोवर क्यूरियोसिटी ने मंगल ग्रह पर कितने दिन पूरे किए? तो 2000 उत्तर है दोस्तों 2000 दिन इसने मार्स रोवर क्यूरियोसिटी ने पूरे किए हैं, ठीक है। और तो इम्पोर्टेंट है। और देखिए कुछ और ख़ास बात है कि तो दोस्तों इसके साथ साथ यानी कि 18.7 किलोमीटर की जो है यात्रा इसने पूरा किया है, ठीक है। 2012 से ये जो है वहाँ पर मंगल ग्रह पर है जो है, ठीक है। इसका वजन जो है 1 टन का है। तो यह पता लगा रहा है दोस्तों कि क्या मंगल ग्रह पर जो है कभी सूक्ष्म जीव का जीवन था या नहीं था, और आगे आने वाले समय में क्या वहाँ मानव के जीवन के लिए कोई संभावना है या नहीं। प्रश्न नंबर 47 है कि 23 अप्रैल 2018 को टाटा सन्स ने किसे वैश्विक कॉरपोरेट मामलों का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो दोस्तों ये एस जयशंकर हैं, और एस जयशंकर जो है अभी हाल ही में जो है विदेश सचिव के पद से जो है ये रिटायर हुए हैं, तो सेवानिवृत्त हुए हैं। और इम्पोर्टेंट है ये, तो 28 जनवरी को जो है ये सेवानिवृत्त हुए हैं, ठीक है। और इनको बनाया गया है वैश्विक कॉरपोरेट मामलों का अध्यक्ष, ठीक है। अब देखिए प्रश्न नंबर 48 है कि विश्व बैंक के अनुसार किस देश को सबसे अधिक धनराशि विदेश में रह रहे लोगों द्वारा भेजा गया है? तो देखिए भारत को भेजा गया है इस तरह की राशि। दोस्तों ये राशि जो है $64 बिलियन है, जो कि भारत में बाहर से आए हैं, भारत के लोगों ने जो है वहाँ विदेशों में कमाकर जो भेजा है भारत में 64 बिलियन। दूसरे स्थान पे जो चीन है, तो दोस्तों एक्चुअली 64 बिलियन चीन का है। 69 बिलियन यानी कि $69 अरब जो है भारत के लोगों ने भारतीयों ने जो है अपने घर परिवार के लोगों को जो है भारत में भेजा है 69 अरब डॉलर, ठीक है। जबकि चाइना का जो है 64 अरब डॉलर जो है चाइना में आया है। तो अब आइए नेक्स्ट प्रश्न है 49 का। तो देखिए 23 अप्रैल 2018 को किस पूर्वोत्तर राज्य में जो है अफस्पा यानी कि सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून 1998 समाप्त कर दिया गया? तो ये मेघालय में किया गया है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों, क्योंकि इसके तहत जो है सशस्त्र यानी कि सेना जो है किसी भी संदिग्ध व्यक्ति जो है के घर में जो है सर्च वारंट बिना लिए हुए जो है तलाशी अभियान कर सकती है, किसी को पकड़ सकती है। तो बहुत सारा जो है इसको अधिकार मिला हुआ था, तो ये हट गया है मेघालय से। और देखिए इसी तरह का जो है कानून
मणिपुर में भी लगा हुआ था, जहाँ की इरोम शर्मिला ने जो है इस कानून के खिलाफ जो 16 वर्ष तक उपवास किया था। ठीक है, तो आप इरोम शर्मिला को तो आप जानते ही होंगे। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 50 है कि 21 अप्रैल 2018 को राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के पुनर्गठन, ठीक है, पुनर्गठन को मंजूरी प्रदान किया। इसकी शुरुआत कहाँ से किया गया? तो दोस्तों ये जो शुरुआत हुआ है एक्चुअली मांडला मध्य प्रदेश से हुआ है। ठीक है, प्रश्न नंबर 51 है कि विश्व की सबसे वृद्ध महिला कौन थी जिनका निधन जो है 117 साल में जो है 21 अप्रैल 2018 को हुआ? तो देखिए ये नबी ताजिमा है। तो 117 साल 261 दिन तक इन्होंने जो है एक लंबा आयु अपना जिया है, और नबी ताजिमा, ठीक है। तो दोस्तों ये जो नबी ताजिमा है जापानी महिला है, और इनका जन्म अराकी जापान में हुआ था। ये 19वीं शताब्दी की जो है अंतिम जीवित महिला थी। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात था ये। हालांकि इनके बाद भी एक और महिला है जो कि 116 साल 355 दिन की हैं, चियो मियाको। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 52 है कि देश की सैनिक स्कूल में 57 सालों में पहली बार लड़कियों को किस सैनिक स्कूल में प्रवेश मिला है? तो कैप्टन मनोज पांडे सैनिक स्कूल है, इसमें मिला है, जो कि दोस्तों लखनऊ में है, और इसको उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो है संचालित किया जाता है। तो दोस्तों जो कैप्टन मनोज पांडे सैनिक स्कूल है, इसका नामकरण जो अभी लेटेस्ट हुआ था, यानी जुलाई 2017 में इसका जो है नामकरण बदला गया था। तो और यूपी राज्य सरकार के अधीन है ये सैनिक स्कूल। इसके अलावा जो है इसके अलावा जितने भी हैं यानी कि देश में 27 सैनिक स्कूल स्थापित किए गए हैं, और सबसे अधिक जो एनडीए में जाते हैं तो इसी स्कूल से जाते हैं। ठीक है, चुने जाते हैं कैप्टन मनोज पांडे सैनिक स्कूल से ही जो है एनडीए में ज़्यादा सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो पहली बार जो है 2018 में जो है मात्र यानी कि 2 अप्रैल 2018 को 9वीं कक्षा में जो है मात्र 15 लड़कियों का एडमिशन हुआ है। हालांकि आवेदन तो बहुत आया था, 2500 यानी कि 2500 आवेदन आया था, लेकिन मात्र 15 लड़कियों को चुना गया है। ये 450 जो है लड़के के साथ जो है इस स्कूल में रहने वाली है। हालांकि व्यवस्था जो है अलग से किया गया है इनके लिए। प्रश्न नंबर 53 है, देखिए कि शेयर बाजार में $100 बिलियन वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बना है? सिंपल है, टीसीएस बन गया है $100 बिलियन वाली पहली कंपनी। आइए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। तो प्रश्न 54 है कि आपराधिक कानून संशोधन अध्यादेश 2018 को राष्ट्रपति ने कब मंजूरी प्रदान किया? तो ये 22 अप्रैल को राष्ट्रपति ने मंजूरी प्रदान किया है। तो दोस्तों इसी कानून के तहत जो है पोक्सो एक्ट में जो है संशोधन किया गया है, और 12 साल से कम उम्र के बच्चियों के साथ अगर किसी तरह का जो है गलत काम होता है तो उसके लिए फांसी की सज़ा का जो प्रावधान किया गया था, और जो उससे अधिक के लिए जो है कम से कम जो है 20 साल की सज़ा का प्रावधान किया गया है। तो ये सब कुछ खास और इम्पोर्टेंट बात था। ठीक है, इस कानून के संशोधन द्वारा जो यानी अध्यादेश ही लाया गया था इसके लिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 55 है कि 8वीं दक्षिण एशियाई जूडो चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में हुआ है? तो देखिए ये हुआ है नेपाल में। तो बहुत इम्पोर्टेंट है, और भारत की जो खिलाड़ियों ने जिसमें अच्छा मतलब प्रदर्शन किया है, खासकर महिलाओं ने अच्छा प्रदर्शन किया है। देखिए प्रश्न नंबर देखिए 56 है कि 12वें लोक सेवा दिवस का आयोजन 21 अप्रैल को कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया, और इस अवसर पर नरेंद्र मोदी ने जो है केंद्र और राज्य के अधिकारियों को जो है सम्मान प्रदान किया गया है। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 57 है कि उत्तर कोरिया ने कब जो है परमाणु कार्यक्रम और अंतर्द्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण रोकने की घोषणा कब किया? तो 21 अप्रैल को किया है ये। ठीक है, 21 अप्रैल 2018 को किया है। और देखिए उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के देशों के बीच बैठक हुआ था, उसी बैठक में इस तरह का जो है फैसला हुआ है कि दोनों देश में इस तरह के काम नहीं किए जाएंगे। तो उसी के तहत जो है ये घोषणा हुआ है। तो दोस्तों उत्तर कोरिया की सत्तारूढ़ वर्कर्स पार्टी के साथ बैठक था, उसी के बाद ये फैसला लिया गया था। तो दक्षिण कोरिया की न्यूज एजेंसी योनहप ने जो है इस तरह का
जो है उसके उनके द्वारा जो है ये न्यूज़ आया था पहली बार। तो देखिए अब भाई नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 58 है दोस्तों कि 22 अप्रैल 2018 को किस यूरोपीय देश ने जो है आव्रजन कानून को पारित किया। तो देखिए दोस्तों ये फ्रांस है, और फ्रांस चूँकि दबाव में था, बहुत दबाव में था, ठीक है। तो 22 हुआ था कि फ्रांस की नेशनल असेंबली ने विवादास्पद आव्रजन कानून को पारित कर दिया है, और राष्ट्रपति एम्यूनल मैक्रों ने जो है इस तरह के चूँकि उनके साथ ही उनके पार्टी के लोग ही उनके खिलाफ हो गए थे, और 20 अप्रैल को ये पास होना था, लेकिन 61 घंटे तक बहस चली, और जिसके कारण जो है लेट हो गया था, ठीक है। खासकर देखिए मुद्दा ये था कि मिडिल ईस्ट और अफ्रीका से रोजाना जो है सैकड़ों की तादाद में फ्रांस पहुंच रहे थे प्रवासी। इसी दबाव को जो है उनके इस समस्या को दूर करने के लिए, शरणार्थियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए जो इस तरह की जो है कानून को पारित किया गया है। तो दोस्तों ये थे 58 प्रश्न। आपको कैसे लगे मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर सजेशन दें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और अगर अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। डू नॉट फॉरगेट लाइक एंड नोटिफिकेशन को ऑन करना नहीं भूलना है। दोस्तों इस वीडियो में ही तक, धन्यवाद।